नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपने किसी बैंक, एनबीएफसी या फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर से दोस्तों आपने सिक्योर्ड लोन ले रखा था और ऐसे में इस लोन के एवज में के रिटर्न में दोस्तों आपने बैंक और एनबीएफसी के पास आपके दुकान, मकान, प्लॉट, जमीन, बिल्डिंग, फैक्ट्री को दोस्तों गिरवी के तौर पर, कोलेक्ट्रल के तौर पर, बंधक के रूप में आपने दोस्तों बैंक और एनबीएफसी के पास रखा था। और ऐसे में कहीं दोस्तों आगे चलकर किन्हीं विषम परिस्थितियों और चलते आर्थिक हालातों के कारण दोस्तों इस सिक्योर्ड लोन के केस में जो भी आपकी ईएमआई, जो भी आपकी किस्तें बनाई गई थी, इनको आपने मिस करना और डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, ये पूरा मामला है सिक्योर्ड लोन का। तो ऐसे में इस सिक्योर्ड लोन के मामले के ऊपर दोस्तों सरफेसी एक्ट 2002 का जो कानून है, जो लॉ है, वो एप्लीकेबल होता है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, यदि आप सिक्योर्ड लोन के डिफॉल्टर हैं और आप लोन की ईएमआई को नहीं भर रहे हैं, तो कैसे, किस प्रकार से ये बैंक और एनबीएफसीज, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपकी जो प्रॉपर्टी, आपकी जो संपत्ति है, जो इनके पास बैंक और एनबीएफसीज के पास जो गिरवी के तौर पर बंधक के रूप में रखी है, इनको कैसे ये सरफेसी एक्ट 2002 के लॉ का, कानून का, के प्रोसीजर का, प्रोसेस का किस प्रकार से उपयोग और यूज करके बंधक के रूप में रखे गए आपके एसेट, प्रॉपर्टी को कैसे ये ऑक्शन करके, इसको नीलाम करके दोस्तों अपने बकाया राशि, ड्यूज अमाउंट या फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट की वसूली और रिकवरी करते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर पूरा प्रोसेस बताया गया कि कैसे एक बैंक और एनबीएफसीज किस प्रकार से, कौन कौन से प्रावधानों और प्रोसेस का यूज करके स्टेप बाय स्टेप दोस्तों वो आपके बंधक के रूप में रखे गए एसेट्स को सेल करके, बेच के अपने बकाया राशि की वसूली और रिकवरी कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो क्लास के अंदर इसी के बारे में डिटेल्ड में और विस्तार में चर्चा करेंगे। दूसरी चीज, यदि ये बैंक और एनबीएफसीज सरफेसी एक्ट 2002 के लॉ के अंदर, कानून के अंदर जो भी प्रोविजन, प्रावधान दिए गए, जो भी प्रोसेस दिए गए दोस्तों, यदि उस स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी जो कार्यवाही है, इनकी जो प्रोसीडिंग्स है सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर में, यदि वो गलत है, इल्लीगल है, तो कैसे इनकी प्रोसीडिंग्स को दोस्तों हम चैलेंज करें बिफोर द डीआरटी, बिफोर डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल दोस्तों, इसके बारे में भी आज हम डिटेल्ड में और विस्तार में चर्चा करेंगे इस वीडियो क्लास के अंदर। दूसरी चीज, मेरे जितने भी लोन के बोरोवर्स और डिफॉल्टर्स है जो इस वीडियोस को देख रहे हैं दोस्तों, यदि आपने सिक्योर लोन ले रखा है और ऐसे में इन्हीं विषम परिस्थितियों और चलते आर्थिक हालातों के कारण आपने लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट कर दिया है और आपको दोस्तों बैंक और एनबीएफसीज की तरफ से सरफेसी एक्ट 2002 के अंडर में दोस्तों आपको 13(2) की नोटिस और 13(4) की नोटिस यदि आ गई है और आपको डराया धमकाया जा रहा है कि अब हम आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे, अपने कब्जे में ले लेंगे और इसको हम बेचकर, इसको हम नीलाम करके हम अपने बकाया राशि की वसूली करेंगे, और ऐसे में काफी दोस्तों आप डर गए हैं, सहम गए हैं कि अभी आगे क्या करना चाहिए। यदि आपको दोस्तों इस प्रकार की कोई नोटिस रिसीव हुई है और आप यदि सिक्योर लोन के डिफॉल्टर हैं और आपका लोन का अमाउंट कितने का है दोस्तों, वो भी जरा मुझे बता दीजिए दोस्तों। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको 13(2) की नोटिस आई, आपको 13(4) की नोटिस आई है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। यदि आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सो डेफिनेटली गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपकी पूरी मदद करूंगा, या फिर आप मुझे मेरे दिए गए लीगल हेल्पलाइन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप और आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और इस सरफेसी एक्ट में किस तरीके से आपको आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी को आपको बचाना होगा, पूरा प्रोसेस मैं आपको दोस्तों एकदम अच्छे से आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझाऊंगा और आपकी पूरी मदद करूंगा दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी नोटिस यदि सरफेसी एक्ट के अंडर में आई है तो दोस्तों मुझे बता दीजिए आप। डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो यदि आपका सिक्योर लोन है, यदि वो डिफॉल्ट होता है, लगातार 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है, 1, 2, 3, 90 से लेके 92 दिन यदि हो जाते हैं कंटिन्यूअसली दोस्तों, तो ऐसे में आगे चलकर बैंक और एनबीएफसीज आपके सिक्योर लोन अकाउंट को एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में घोषित और कैटेगराइज करती हैं दोस्तों। तो जब आपका लोन अकाउंट एनपीए में घोषित और डिक्लेयर्ड हो जाता है, उसके बाद ही दोस्तों
सरफेसी एक्ट 2002 की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीडिंग्स है, वो स्टार्ट की जा सकती है बैंक और एनबीएफसीज के द्वारा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आपका लोन अकाउंट एनपीए में घोषित होगा तो एनपीए को लेकर आपको दोस्तों एनपीए की एक नोटिस मिलेगी। उस नोटिस के ऊपर डेट मेंशन होगा कि इस डेट को आपका लोन अकाउंट एनपीए में घोषित कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों यदि आपने बकाया राशि का रीपेमेंट नहीं किया, भुगतान नहीं किया दोस्तों, वो आपको रिमाइंडर करेंगे, आपको भेजेंगे, आपको वो बताएंगे कि आपका इतना अमाउंट ड्यूज है, इसका भुगतान कर दीजिए। ठीक है, यदि आपने नहीं किया तो उसके बाद दोस्तों स्टार्ट होता है सरफेसी एक्ट 2002 की कार्यवाही। अब आपको दोस्तों बैंक और एनबीएफसीज आपको 13/2 की नोटिस भेजेंगी। 13/2 की नोटिस का मतलब होता है दोस्तों लीगल डिमांड नोटिस। उस लीगल डिमांड नोटिस के अंदर आपका जो भी अमाउंट ड्यूज है, आउटस्टैंडिंग है, उस ड्यूज अमाउंट को बैंक और एनबीएफसीज उस 13/2 की नोटिस के अंदर मेंशन करते हैं और वो कहते हैं कि इतना अमाउंट आपका बाकी है, इसका भुगतान कर दीजिए अगले 60 दिनों के अंदर, नेक्स्ट 60 डेज के अंदर। तो दोस्तों आपको 60 दिन का समय दिया जाता है और आपको जो भी अमाउंट उनकी तरफ से उसमें कोट किया जाता है, मेंशन किया जाता है, उतना अमाउंट आपको अगले 60 दिनों के अंदर भरना होता है दोस्तों। इसे कहते हैं 13/2 की नोटिस, लीगल डिमांड नोटिस। और ऐसे नोटिस को दोस्तों आपको बिल्कुल भी हल्के में और लाइटली में नहीं लेना चाहिए। ये नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसको सीरियस लेना चाहिए। यदि आपने अगले 60 दिनों के अंदर यदि इस बकाया राशि का भुगतान नहीं किया तो दोस्तों ऐसे में आपको करना क्या चाहिए। यदि पैसे आपके पास नहीं है, आप नहीं दे पा रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में दोस्तों 60 दिनों के अंदर ही आपको आपके एडवोकेट, आपके अधिवक्ता के माध्यम से, या फिर यदि आप कानून के जानकार हैं, आपको सरफेसी एक्ट 2002 के कानून के बारे में पता है, तो दोस्तों इस 13/2 की जो नोटिस है, जो डिमांड नोटिस है, इसका आपको जवाब और रिप्लाई देना चाहिए दोस्तों। इसमें आपको आपका रिप्रेजेंटेशन, आपका ऑब्जेक्शन, आपको आपका रिप्लाई फाइल करना चाहिए दोस्तों अंडर सेक्शन 13(3)(a ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002 के तहत। तो दोस्तों 13(3)(a में आप क्या करोगे, 13/2 की लीगल डिमांड नोटिस का आप रिप्लाई जवाब फाइल करोगे। इस 13(3)(a के इस रिप्लाई जवाब में आप क्या लिखोगे, आपकी जो भी दिक्कत समस्याएं हैं आप उसको मेंशन करिए। यदि आपको टाइम एक्सटेंशन चाहिए, यदि आपको लोन का पुनर्गठन करवाना है, रिस्ट्रक्चरिंग करवाना है दोस्तों, तो आप वो सब सारी चीजें, वो सारी बातें आप उसके अंदर मेंशन करिए। यदि आपको लग रहा है कि बैंक और एनबीएफसीज की तरफ से 13/2 की जो कार्यवाही है वो गलत है, इलीगल है, गैर कानूनी है, नियम कानून के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो आप उसके अंदर आपकी जो आपत्तियां हैं, जो कानूनी, जो लीगल ग्राउंड्स हैं सरफेसी एक्ट के अंदर, आप उसको मेंशन करके दोस्तों आप उसको स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करिए। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बैंक और एनबीएफसीज गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से एक्सेसिव इंटरेस्ट पेनाल्टी फाइन्स लगा देती है दोस्तों। लोन लेते समय रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और था, बाद में धीरे धीरे वो इंक्रीज होता जाता है दोस्तों। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गलत तरीके से चार्ज किया गया है, एक्सेसिव चार्जेस है, पेनाल्टी ज्यादा है, इंटरेस्ट ज्यादा है, फाइन ज्यादा है, या फिर उनकी प्रोसीडिंग्स गलत है, कभी कभी तो आप ईएमआई बराबर भरते हो फिर भी एक ईएमआई डिफॉल्ट हुआ और बाद में आपको 13/2 की नोटिस आ जाती है, तो ऐसी कुछ गलतियां, मिस्टेक्स हो सकती है बैंक और एनबीएफसीज की तरफ से। तो आपको उस 13/2 की जो नोटिस है, जो डिमांड नोटिस है, उसमें आपको आपका रिप्लाई जवाब फाइल करना चाहिए दोस्तों। आपको टाइम एक्सटेंशन चाहिए, आपकी दिक्कत समस्याएं हैं, यदि आपका कुछ मेडिकल इश्यूज है, जॉब लॉस है, आपके बिजनेस व्यापार में कोई भारी भरकम नुकसान हो चुका है, तो उसको लेकर कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, उसको आप अटैच करिए और आप उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करिए। यदि आपके पास उनकी कोई कमियां दिख रही है तो आप उसको भी उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। तो अंडर सेक्शन 13(3)(a में आपने रिप्लाई फाइल कर दिया, तो जैसे आपका रिप्लाई बैंक और एनबीएफसीज के पास जाएगा, उनको रिसीव होगा उस डेट से अगले 15 दिनों के अंदर, नेक्स्ट 15 डेज के अंदर बैंक और एनबीएफसीज को आपके उस 13(3)(a के रिप्लाई पर उनको जवाब देना पड़ेगा दोस्तों, अगले 15 डेज के अंदर, 15 दिनों के अंदर दोस्तों। तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है दोस्तों अंडर द सरफेसी एक्ट 2002 के तहत। अब आगे यदि आपने रिप्लाई भी, जवाब भी दे दिया और आपने पैसे नहीं दिए, तो यदि वो आपको कुछ
रिलैक्सेशन देना चाहेंगे, कुछ रिलीफ देना चाहेंगे तो बैंक और एनबीएफसी आपको देंगी। यदि नहीं देना चाहेंगे तो वो आपके उस रिप्लाई में दोस्तों आपको बताएंगे कि हम आपको रिलीफ, आपको रिलैक्सेशन नहीं देना चाहते हैं। तो जो भी रीजन कारण होगा वो आपको रिप्लाई में बता देंगे। उसके बाद आगे चलकर दोस्तों लोन के बोरोवर, लोन के डिफॉल्टर को आता है 13(4) का नोटिस, 13 सब क्लॉज 4 अंडर द सरफेसी एक्ट 2002। 13(4) की नोटिस आती है। 13(4) की नोटिस मतलब तो दोस्तों पोजीशन की नोटिस, भौतिक कब्जे की नोटिस, सिंबॉलिक पोजीशन की नोटिस। दोस्तों ये 13(4) की नोटिस को बैंक और एनबीएफसी, उनके स्टाफ, उनके एम्प्लॉय आकर आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति के ऊपर उस 13(4) की नोटिस को स्टिक कर देते हैं, उसको चिपका देते हैं दोस्तों, और बताते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी, ये संपत्ति जो है अब ये हमारे कब्जे में है। सिंबॉलिक तरीके से दोस्तों इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजीशन या फिर सिंबॉलिक पोजीशन दोस्तों। तो फिजिकली तो उनके अंडर में नहीं गई है, लेकिन सिंबॉलिकली या फिर कंस्ट्रक्टिव तरीके से वो प्रॉपर्टी उनके पोजीशन में चली गई दोस्तों। तो 13(4) की नोटिस मतलब कि पोजीशन की नोटिस, इस बात को नोट करिए। तो दोस्तों ऐसे में भी आपको आपकी तरफ से 13(4) की नोटिस का भी आपको जवाब, रिप्लाई देना चाहिए। यदि आपके पास कोई ग्राउंड है, कोई पॉइंट है, आपको कोई रिलीफ चाहिए, यदि आपने 13(2) का रिप्लाई, यदि आपने उसमें मिस कर दिया होगा रिप्लाई, तो आपको 13(4) में भी आपको आपका रिप्लाई फाइल करना चाहिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, अब 13(4) की नोटिस के बाद अब बैंक और एनबीएफसी आपके ऊपर प्रेशर, दबाव बनाएगी, इस प्रॉपर्टी, संपत्ति को हमारे कब्जे में दे दीजिए। यदि आप दोस्तों पीसफुल तरीके से दे देते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो यदि आप नहीं देते हैं दोस्तों तो बैंक और एनबीएफसी सीजीएम कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट या फिर सीएमएम कोर्ट में जाती है, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के पास जाती है दोस्तों। और वहां पे वो क्या करते हैं, वहां पे अंडर सेक्शन 14 दोस्तों वहां पे एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं दोस्तों, प्रॉपर्टी के फिजिकल पोजीशन को लेकर कि भाई अब इस प्रॉपर्टी को फिजिकली हमारे हाथ में दे दिया जाए। यदि आप पीसफुल तरीके से नहीं देते हैं तो फोर्सफुल तरीके से उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने के लिए बैंक और एनबीएफसी दोस्तों डीएम और मजिस्ट्रेट कोर्ट में सेक्शन 14 में एप्लीकेशन फाइल करके वहां से ऑर्डर निकाल कर लेकर आते हैं। उस ऑर्डर में लिखा रहता है कि इस प्रॉपर्टी को दोस्तों बैंक और एनबीएफसी के कब्जे में दिया जाए। वहां पे एक रिसीवर, एक कमिश्नर, एक अपॉइंट किए जाते हैं दोस्तों, जो इस पूरी प्रक्रिया को करवाते हैं। उसमें यह भी लिखा रहता है कि यदि लोन का बोरोवर पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से यदि वो संपत्ति, प्रॉपर्टी को यदि बैंक और एनबीएफसी के कब्जे में नहीं देता है तो ऐसे में वहां के लोकल पुलिस स्टेशन से आप पुलिस का भी आप असिस्टेंस लेकर आप उनकी मदद से, पुलिस की मदद से आप प्रॉपर्टी को कब्जे में ले सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे में डियर फ्रेंड्स, यदि जैसे ही 13(4) की नोटिस रिसीव होती है उसके बाद तुरंत यदि आपको कोई रिलीफ, कोई आपको मदद चाहिए, यदि आपको इस पे स्टे लेना है, यदि आपको इसमें कुछ आपको समय, टाइम चाहिए, तो ऐसे में आपको शांत बिल्कुल भी नहीं बैठना है दोस्तों। जैसे ही आपको 13(4) की नोटिस रिसीव हुई, 13(4) की नोटिस के बाद तुरंत इमीडिएटली दोस्तों आपको डीआरटी में जाना चाहिए, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में आपको जाना चाहिए दोस्तों विद इन 45 डेज। जैसे ही आपको 13(4) की नोटिस रिसीव हुई, उस डेट से अगले 45 दिनों के अंदर, 45 डेज के अंदर दोस्तों आपको डीआरटी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए, और वहां पे जाके दोस्तों आपको एसए की एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए दोस्तों। वहां पे एक आपको पिटीशन एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए अंडर सेक्शन 17 ऑफ द सरफेसी एक्ट दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिए। तो वहां पे जाके आपको अंडर सेक्शन 17 में आपको डीआरटी में दोस्तों आपको एसए की एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए। वहां पे आपको स्टे के लिए जाना चाहिए, वहां पे आपको रिक्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों आपको कुछ समय दे दिया जाए, या फिर बैंक और एनबीएफसी की कोई जो प्रक्रिया चल रही है सरफेसी एक्ट के अंडर में, यदि वो गलत है, इलीगल है, सरफेसी एक्ट के प्रावधानों, कानून को यदि बैंक और एनबीएफसी ने फॉलो नहीं किया है तो उसकी प्रोसीडिंग्स को आप वहां पे जाकर डीआरटी में चैलेंज कर सकते हैं। यदि बैंक या फिर एनबीएफसी आपको रिस्ट्रक्चरिंग नहीं दे रही है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने के बावजूद भी, तो आप जाकर दोस्तों बिफोर द डीआरटी आप वहां पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप एक एडवोकेट को अपॉइंट करके वहां पे एप्लीकेशन फाइल करवाकर डीआरटी के समक्ष दोस्तों आप स्टे ले सकते हैं, आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हैं। कुछ आपको यदि समय चाहिए तो आप उनसे समय भी मांग सकते हैं दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिए।
कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि डीआरटी में जाने के लिए हमें कुछ पहले से पैसे कुछ एडवांस देने पड़ते हैं। दोस्तों, डीआरटी में जाने के लिए कोई भी प्री डिपॉजिट्स का कोई भी कंडीशन नहीं है। यदि डीआरटी की तरफ से कोई ऑर्डर आपके खिलाफ में आ जाता है और ऐसे में आप डीआरएटी में जाते हैं दोस्तों, अपीलांट अथॉरिटी में जाते हैं, तो वहां पे आपको कम से कम 25% या फिर 50% दोस्तों आपको प्री डिपॉजिट्स देना पड़ सकता है टोटल क्लेम्ड अमाउंट का। दोस्तों, टोटल क्लेम जो ड्यूज अमाउंट है उसका। दोस्तों, यदि आप जब डीआरएटी में जाते हैं तो इस बात को नोट करिए। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सर जी, यदि सीजीएम कोर्ट से ऑर्डर आ गया तो क्या ऐसे में कुछ हो सकता है? दोस्तों, हो सकता है। आप डीआरटी में जाकर आप स्टे की एप्लीकेशन, आप ऐसे की एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अर्जेंसी में जाएंगे, आप वहां से कोई जाकर कोई इंटरिम रिलीफ, अंतरिम राहत मांगेंगे दोस्तों, तो ऐसे में हो सकता है कि डीआरटी आपको बोल सकती है कि ड्यूज अमाउंट का कुछ न कुछ तो परसेंटेज आप पहले डिपॉजिट करिए, उसके बाद ही हम आपको रिलीफ और आपके इस मैटर में हम स्टे देंगे। दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, एक बात नोट करना, यदि आपके इस मैटर में यदि आप शांत बैठेंगे तो दोस्तों 13/4 के बाद दोस्तों इस बात को नोट कर लेना, ई ऑक्शन की नोटिस आ जाएगी दोस्तों, और आपके इस प्रॉपर्टी को बेचने को लेकर दोस्तों पेपर में पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर में इसको प्रसारित भी किया जाता है। इस बात को नोट कर लेना दोस्तों। तो शांत बिल्कुल नहीं बैठना है। यदि आपको रिलीफ चाहिए, कुछ आपको मदद चाहिए, तो ऐसे में आपको डीआरटी जाना चाहिए दोस्तों। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक है, आपकी बात को सुना नहीं जा रहा है, तो दोस्तों ऐसे में आपको आपकी कंसर्न हाई कोर्ट में जाकर आपको रीट पिटीशन, आपको याचिका फाइल करनी चाहिए दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान देना, 13/4 के बाद प्रोसीडिंग बहुत फास्ट चलेगी दोस्तों। आपकी प्रॉपर्टी को बेचने को लेकर दोस्तों न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिकेशन भी निकाली जाएगी, ठीक है। 2 न्यूज़पेपर होगी, एक तो होगा लाइक इंग्लिश में, एक होगा वर्नाकुलर में, राइट। तो ऐसा पेपर के अंदर पब्लिकेशंस भी निकाली जाएगी। ई ऑक्शन की दोस्तों आपको नोटिस भी दी जाएगी, नीलामी की नोटिस भी आपको दी जाएगी। आपकी प्रॉपर्टी सेल होने से दोस्तों 30 दिन पहले भी आपको नोटिस दिया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी इस डेट को सेल होने वाली है। तो सेल की डेट से 30 डेज बिफोर दोस्तों आपको नोटिस दी जाएगी। तो ऐसे में आपको नॉलेज में आएगा कि मेरी प्रॉपर्टी इस डेट को बिकने वाली है, तो आप तुरंत इमीडिएटली जाकर इस मामले में भी आप दोस्तों स्टे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और यदि उस दौरान यदि फंड और पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है तो बैंक और एनबीएफसी से बात करके आप पैसे देकर दोस्तों उस सेल को आप रुकवा भी सकते हैं। इस बात को नोट करना दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, ये पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से इस मामले में सरफेसी एक्ट के अंडर में किस तरीके से सरफेसी एक्ट का प्रयोग करके दोस्तों एक लोन डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर्स की प्रॉपर्टी को दोस्तों बेचकर बकाया राशि की वसूली की जाती है। और सरफेसी एक्ट 2002 एक ऐसा कानून है दोस्तों जो कि बैंक और एनबीएफसी को, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को एक मजबूत पावर देता है दोस्तों। इनको कोर्ट कचहरी नहीं जाना होता है। यदि आपने पीसफुल तरीके से दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो फोर्सफुल तरीके से प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने के लिए ये सीजीएम कोर्ट या फिर डीएम कोर्ट में जाते हैं दोस्तों। तो सरफेसी एक्ट इनको भरपूर मजबूत इनको ताकत देता है दोस्तों बैंक और एनबीएफसी को कि बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया किए आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी, आपके मकान, दुकान, प्लॉट, फैक्ट्री, जमीन जायदाद, बिल्डिंग, इसको ऑक्शन करके, नीलाम करके दोस्तों बकाया राशि की वसूली कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, कानूनी प्रक्रिया को समझिए, सरफेसी एक्ट के कानून को समझिए और किसके बाद कौन सा स्टेप्स आता है, इस सारे स्टेप्स को समझिए दोस्तों। और तुरंत इमीडिएटली आपके इस मामले में दोस्तों आप एक्शन लीजिए, नहीं तो आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी, आपके सपनों का जो घर था, जो आपने बनाया था दोस्तों, वो आपके हाथ से छीन सकता है। इस बात को नोट करिए। सो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस मामले में यदि आपको 13/2 की नोटिस आई है, 13/4 की नोटिस आई दोस्तों, यदि आपको डीएम की नोटिस आ गई है, सीजीएम कोर्ट से ऑर्डर आ गया है, फिर भी आप अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी को आप बचा सकते हैं दोस्तों। इसको लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं दोस्तों, वो जजमेंट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा यदि आप इस मामले में यदि आप डीआरटी चाहते हैं तो। सो डियर फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो आप मुझे मेरे दिए गए लीगल हेल्पलाइन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।